हेलो क्लास 11th। मेरा नाम है खुशी और मैं हूं आपकी बायो की टीचर। तो आज हम आपका बायो का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सेशन 2026-27 का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे आपका टोटल सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर आपने क्या पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स हो सकते हैं, आपको किस अप्रोच से पढ़ना है, आप कैसे पढ़ना। सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि 11th बेसिक्स है बायो का। आप 11th पढ़ोगे आपको 12th पढ़ने में ईजी होगा। फिर उसके बाद आपके CUET के एग्ज़ाम्स हैं, वो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी और साथ में आपको आगे भी ईजी होगा चूज़ करने में, अगर आपने बायो एज ए फील्ड चूज़ करनी है। तो आज हम प्रॉपर सिलेबस डिस्कस करेंगे, हमारे बायो के सिलेबस में क्या क्या है, बॉटनी का कितना सेक्शन है, जूलॉजी का कितना सेक्शन है, हम सब डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने बुक का नाम रखा हुआ है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी 11th की बायो की बुक का नाम है। डाइवर्सिटी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे, प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे बड़े, छोटे से एक इंसेक्ट से लेके ह्यूमन बींग्स तक, उन सब में क्या डाइवर्सिटी है, उनको अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया गया है, उनमें क्या ऐसा डिफरेंस है, हम सब कुछ आज देखेंगे। मतलब हमारे बायो के सिलेबस में है, सबकी इंट्रोडक्शन है, हम धीरे धीरे देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, किस में क्या क्या चेंजेस है। तो हमारे जो 11th क्लास का बायो का सिलेबस है ये 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, उनकी वेटेज उनके आगे लिखी गई है। जैसा कि फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस यूनिट में हमारे 4 चैप्टर्स हैं और इन 4 चैप्टर्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स में क्या क्या डाइवर्सिटीज आ सकती है, एनिमल्स में क्या क्या डाइवर्सिटी आ सकती है, और इस यूनिट में जो है हमारा बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शंस कवर है। सेकेंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है। प्लांट्स में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट होते हैं, प्लांट्स में भी अलग अलग डिफ्रेंसिएशंस होती हैं। कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिन फ्रूट गिविंग होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स भी होते हैं जो फ्रूट गिविंग होते हैं। तो उनमें क्या ऐसे अलग अलग फीचर्स हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। एनिमल्स का भी सेम है, एनिमल्स बड़े हैं, छोटे हैं, उनको अलग अलग क्यों क्लासीफाई किया गया, उनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल, जिसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब वो बेसिक यूनिट क्यों है, उस सेल से हम, सेल ज़रूरी क्यों है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक है। और उनके फंक्शंस, सेल कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, लेकिन वो बेसिक यूनिट है क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है। प्लांट्स क्या हैं, कैसे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, अनाटॉमी क्या है, वो सब कुछ होगा प्लांट फिजियोलॉजी में। देन है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन बॉडी के प्रोसेसेस क्या होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी, अनाटॉमी, उसके अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है, मेटाबॉलिज्म क्या काम करता है, वो सब जो है वो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पूरा है वो हमारा 15 मार्क्स का है। टोटल बायो का पेपर 70 मार्क्स का आता है, उसमें बॉटनी जूलॉजी के जो है, बॉटनी 35 मार्क्स की आती है, जूलॉजी 35 मार्क्स की आती है। टोटल जो है यहाँ पे वो बताया गया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एनिमल्स जो है वो 10 मार्क्स का है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये भी 15 मार्क्स का है। प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो टोटल, ये सिर्फ बॉटनी का पोर्शन है और ये आएगा 12 मार्क्स का। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ये सिर्फ जूलॉजी का टॉपिक है और ये कंप्लीट 18 मार्क्स का आएगा आपको पेपर में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर हमारे जो है चैप्टर सब डिवाइडेड हैं। पूरे बायो के सिलेबस में जो है चैप्टर सब डिवाइडेड हैं और वो 5 यूनिट्स में है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला चैप्टर जो आ जाता है हमारा आता है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या है, इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है लाइफ। सबसे पहले लाइफ क्या है, कैसे एग्जिस्ट करती है, उसमें क्या डिफरेंस है। देन आ जाती है हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपके लाइफ के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर करने वाले। नेक्स्ट आ जाती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम चीज़ों को कैसे क्लासिफाई करते हैं अलग अलग। इसमें आपके कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं करने वाले। एक आपका टॉपिक आता है टेक्सोनॉमी, हम कैसे
हायरार्की में डालते हैं ऑर्गेनिजम्स को, देन आपके आ जाती है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आ जाती है इसमें। आपको शायद पता होगा 10th में या आपने पढ़ा होगा कि हम जो है ऑर्गेनिजम्स को थोड़े एक हायरार्की में क्लासीफाई करते हैं, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज करके। तो हम वो वाली क्लासिफिकेशन जो है इसमें पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें है करने वाली, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे देते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि हाँ ये कॉमन कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, बट बायो में ऐसा नहीं है, हम उसको एक बायोलॉजिकल नेम देते हैं। वो बायोलॉजिकल नेम कैसे आया, हम क्यों देते हैं और उसको लिखने का तरीका क्या है, हम जो है वो सब कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। अब इसमें जो है हमने कंप्लीट प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। प्लांट किंगडम है क्या है? प्लांट किंगडम में हमें जो है पांच क्लासिफिकेशंस है इसके अंदर जो हमारी हैं पढ़ने वाली। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें है पहली एल्गे, दूसरी है ब्रायोफाइट्स, तीसरी है टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, चौथी है जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट है एंजियोस्पर्म्स। अब ये हमने पढ़ना है कि ये 5 क्लासेस क्यों बनाई गई हैं। एल्गे क्यों बनाई गई है, ब्रायोफाइट्स क्यों बनाई है, टेरिडोफाइट्स क्यों बनाई है, जिम्नोस्पर्म्स क्यों बनाई है, और एंजियोस्पर्म्स क्यों बनाई है। हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एल्गे में हम कौन से प्लांट्स रखते हैं, ब्रायोफाइट्स में कौन से रखते हैं, टेरिडोफाइट्स में कौन से आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आ जाएगा प्लांट किंगडम, जिसमें कि हमारा ओवरऑल व्यू आ जाएगा कि सारे प्लांट्स क्या हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम जैसे कि आपने नाम से पता लग रहा है, हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है कि एनिमल्स हैं क्या हैं। स्मॉल एनिमल से लेके बड़े एनिमल्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हम या फिर कह सकते हैं सिंपलर ऑर्गेनिज्म से लेके हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक जाना है। सिंपलर ऑर्गेनिज्म आप मान सकते हैं कि मोनेरा हम बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपल है, सिर्फ सेल्यूलर बॉडी है इसकी, और इस फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस होती गई और बिगर एनिमल्स बनते गए, और सबसे लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अभी है वो है होमो सेपियंस। जिनको हम ह्यूमंस बोलते हैं, यानी हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में हर एक चीज़ की फंक्शनिंग के लिए हम मतलब हर एक चीज़ की फंक्शनिंग डिफरेंट टाइप से होती है। तो इसमें हमारा जो एनिमल किंगडम है उसमें पढ़ने वाले हैं 11 फाइलम्स। अब वो फाइलम्स क्या हैं क्या नहीं है, जब वो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब विभिन्नता क्या है पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर आ जाता है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, लेकिन किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स लगते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसकी डिस्कशन जो है वो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में होती है, वो हम इससे पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब जो है वो सारा कवर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये पूरा सेक्शन जो है ये आपका बॉटनी का है। ये आपका प्रॉपर बॉटनी में आएगा। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? लाइक मॉर्फोलॉजी अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है तो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, नॉट ओनली फ्लावर बट उस प्लांट के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें किस टाइप के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो सब जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम डिस्कस करेंगे। जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो आपके बॉटनी के हैं। बॉटनी के पेपर में आपने अगर सिर्फ कुछ बच्चे हैं जिनको बॉटनी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो उनको ये चैप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब ये हमारे सिलेबस में जो है चैप्टर अलग नहीं किया है, इसमें हमें जो है एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, दोनों हमने साथ में स्टडी करनी है। एनिमल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में एनिमल की बॉडी कैसी होती है, कौन से एनिमल से कितनी डिफ्रेंशिएट करती है, किसके कितने अपेंडेजेस आते हैं बॉडी में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और एनाटॉमी हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो आपके सिलेबस में स्पेसिफाई किया गया है फ्रॉग और कॉकरोच जो एनिमल्स आपने स्टडी करने हैं। तो हम जो है फ्रॉग और कॉकरोचेस क्यों स्पेसिफिक दिए गए हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीटली आपका जूलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, और ये बॉटनी जूलॉजी इस यूनिट का टोटल मिला के आपको 10 मार्क्स का आएगा ये पेपर में। नेक्स्ट है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब पूरा एक ये कंप्लीट चैप्टर जो है ये सेल के रिलेटेड है। बॉटनी जूलॉजी इसमें दोनों पोर्शंस होंगे, इससे क्वेश्चंस आपको बॉटनी में भी आ सकते हैं, जूलॉजी में भी आ सकते हैं। अब सबसे पहले है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक है, 8th क्लास में भी बच्चों ने पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है। सबको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसके बीच का डिफरेंस है। 11th क्लास में आपको वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है कि उस सेल के प्रॉपर, अगर आपका ये सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, पूरे सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म का कंटेंट है तो वो कितना है, साइटोप्लाज्म में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स है तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, उसका क्या फंक्शन है, किस लिए स्पेसिफाई अलग की गई है सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल क्यों है, एनिमल्स में सेल वॉल क्यों नहीं है, ये आ जाता है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट हम चैप्टर 9 की बात करें तो इसमें आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में कैसे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सबने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है, हमारी बॉडी में आते क्यों हैं, बनते क्यों हैं, ये पूरा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आते हैं या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में बनते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन, सबको पता है प्रोटीन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं बच्चों वाली लैंग्वेज में बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनती है। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में कंज्यूम कैसे होता है, बनता कैसे है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। लिपिड्स हो गए, लिपिड्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में, इन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बनते कैसे हैं। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स क्यों होते हैं। न्यूक्लिक एसिड अगर आप बेसिकली पढ़ने जाएंगे तो ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाएगा, डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड से ही बना होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ जो है आपके बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये इसका सिर्फ एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट आ जाता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब ये जो हमारी बॉडी है सेल से बनी हुई है, बट ये ऐसा नहीं है कि सेल बन गया तो वो आपकी बॉडी में वैसा ही रहेगा। एक सेल की लाइफ होती है, जैसे हर एक चीज़ की लाइफ होती है। अगर एक सेल आपकी बॉडी में बना है तो वो सेल बन के कितनी देर तक सर्वाइव करेगा,
कब तक रहेगा, क्योंकि एक टाइम आता है जब वो सेल जो है वो डेड हो जाता है, उसकी जगह न्यू सेल उसको रिप्लेस करता है। तो वो बनता कैसे है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके आपके दो प्रोसेसेस होते हैं। एक तो आपका सेल साइकिल आ जाएगा कि सेल साइकिल होता कैसे है, सेल में ग्रोथ कितनी होती है, ये आपके आ जाते हैं 3-4 फेजेस में। इसमें एक आ जाता है आपका ग्रोथ फेज, एक आ जाता है S1 फेज, एक आता है S2 फेज। मतलब कि सेल एक टाइम पे आता है, सेल बहुत ग्रो करता है, उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर उसमें डिवीजन होती है, उसके बाद जो है हमारी एक सेल का साइकिल ख़त्म होता है। फिर आता है सेल डिवीजन, वो सेल डिवाइड कैसे करेगा और क्यों करेगा। तो डिवीजन में हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं करने वाली सेल की। माइटोसिस जो है हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन इसको किस चीज़ के बेसिस पे बोलते हैं वो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और जो मियोसिस होता है इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मींस जैसे नाम बोल रहा है रिडक्शन, किसी चीज़ की तो रिडक्शन होगी सेल में, और जैसे माइटोसिस बोलता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वेशनल रहेगी, बराबर रहेगी, लेकिन क्या चीज़ बराबर रहेगी वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इनके अंदर भी सर्टेन फेजेस हैं जो कि प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस जो है ये होता है सोमैटिक सेल्स में, हमारी पूरी बॉडी में जो ये सेल्स दिख रहे हैं इन सब में माइटोसिस प्रोसेस होता है। इक्वेशनल डिवीजन होती है, अगर एक सेल रिप्लेस हुआ उसकी जगह सेम दूसरा सेल आके उसको रिप्लेस करेगा। मियोसिस में ऐसा नहीं है, मियोसिस में होती है रिडक्शनल डिवीजन। ये ज़्यादातर होता है हमारे गैमेट फॉर्मेशन में, गैमेट फॉर्मेशन में हमारा मियोसिस काम आता है। ये था आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पूरा चैप्टर आपका 15 मार्क्स का है, और इसमें से बॉटनी जूलॉजी में मोस्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं, बॉटनी में कुछ ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, ये कम्प्लीटली आपका बॉटनी का पोर्शन है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि उन्होंने बॉटनी कैसे पढ़नी है, जूलॉजी कैसे पढ़नी है, अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसमें इस यूनिट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जो है कम्प्लीटली आपका प्लांट पे बेस्ड है, तो ये पूरा 12 मार्क्स आपके बॉटनी के। अगर आपने ये चैप्टर ये यूनिट अच्छे से कर लिए, चैप्टर्स कर लिए, तो आपके 12 मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए। अब इस प्लांट फिजियोलॉजी में आता क्या है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब एनिमल्स का सबको पता है कि एनिमल्स खाना खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, उससे वो सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, उनका खाना कैसे बनता है, तो वो आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। अब वो प्रोसेस है क्या है, वो होता क्यों है प्लांट्स में, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस हो तो गई, प्लांट्स ने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन एब्जॉर्ब करके वो करेंगे क्या, उनके अंदर ऐसे कौन से सेल चेंजेस आते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, अपना फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फूड को अपनी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब इसके भी कुछ प्रोसेसेस हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एक चीज़ होती है, ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्लांट्स में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ये जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं। अब ये किस प्रोसेस से बनते हैं हमने वो पढ़ना है। इसकी प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो है हमारे ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि आगे प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। आपने एक और साइकिल इस चैप्टर में पढ़नी है, उसको हम बोलते हैं TC8 साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर आप इसको क्रब साइकिल भी बोल सकते हैं। ये क्यों आता है प्लांट्स में, इसका क्या काम है, हमने इस पे भी डिस्कशन करनी है। और एक चीज़ और है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका क्या काम है प्लांट्स में, ये सब जो है हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स रेस्पायर कैसे करते हैं, रेस्पायर जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं ना, ऑक्सीजन गैस अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और उसकी जगह पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं।
जिससे कि हम सर्वाइव कर पाते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो क्या रहा है जिससे वो ऑक्सीजन बन रहा है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है। अब कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसमें ग्रोथ होनी है। ग्रोथ कैसे होगी, उसके क्या क्या मतलब फेजेस क्या क्या आते हैं। तो इसमें आ जाता है एक मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज आ जाता है। उसमें जो बाहर के प्लांट के बाग के सेल्स होते हैं ना, वो कैसे ग्रो करते हैं। ये प्लांट में थिकनेस कैसे आती है। जैसे हम पहले देखते हैं छोटा प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट होता है, उसके साइज़ भी कम होता है, उसमें थिकनेस भी कम होती है, लेकिन टाइम के साथ वो जैसे जैसे ग्रो करता है वो ग्रीन से ब्राउनिश कलर का हो जाता है, हार्ड स्टेम हो जाती है उसकी, लीव स्ट्रॉन्ग, उसकी ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उस पर लीव्स ज़्यादा आते हैं। तो वो होती कैसे एक्चुअल ग्रोथ, और उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज आ जाती है, इलोंगेशन फेज आ जाती है, प्लांट का साइज बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है, इसी फेज में बढ़ता है। एंड देन आ जाती है हमारे पास मैचुरेशन फेज, जिसमें कि प्लांट फाइनली मैच्योर हो गया, अपनी फुल लेंथ का ग्रो कर चुका है, और अब उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। तो इन फेजेस में ऐसा और क्या है जिसकी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। साथ में कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इन सब फेजेस को। उनको हम केमिकल्स बोल सकते हैं, या फिर जैसे ह्यूमंस में हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी होते हैं। ये कुछ 4-5 होते हैं, जैसे ऑक्सिन्स हैं, जिबरलिन्स है, और हमारे पास इथाइलिन है, एक होता है हमारे पास एब्सिसिक एसिड, और हमारे पास होते हैं साइटोकाइनिन्स। मेजरली प्लांट में यही 5 केमिकल्स हैं जो कि इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो उसकी ग्रोथ को रोकने में काम करता है। इथाइलिन जो होता है वो राइपनिंग में काम करता है, अगर फ्रूट्स वगैरह हैं तो उनकी राइपनिंग में जो है वो इथाइलिन काम करता है। साइटोकाइनिन्स, जिबरलिन्स, ऑक्सिन्स, इन सब का अपना अपना फंक्शन है एक, जो कि प्लांट ग्रोथ में ज़रूरी है। तो ये आपका पूरा था प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट की फिजियोलॉजी आपने पूरी पढ़नी है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर प्रोसेसेस कैसे होते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, जो कि लास्ट यूनिट है, और ये कम्प्लीटली आपका जूलॉजी का पोर्शन है, जो कि आपको आएगा 18 मार्क्स का। यही 6 चैप्टर्स हैं जो कि आपको 18 मार्क्स के आने वाले हैं पेपर में। तो इसमें सबसे पहले है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कम्प्लीटली नाम से ही पता लग रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो ह्यूमंस में ब्रीथिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसी होती हैं। मेजरली ह्यूमंस के पास कितनी ऑक्सीजन गैस जो है ह्यूमन इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि इनटेक करके वो बस हमारे लंग्स में गए और उसके आगे किसी को प्रोसेस डिफाइन नहीं है कि वो कहाँ जाता है। फिर ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जाके वो हमारी कैपिलरीज में मिक्स होता है और हमारी पूरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकलता है, एक्सेल करते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके क्या मैकेनिज्म हैं, ये कैसे हमारी बॉडी इनको कंज्यूम करती है या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, ये आ जाएगा आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड जो है मेजरली प्रेजेंट है, दैट इज ब्लड। अब ये बॉडी फ्लूइड जो है ब्लड है, ये हमारी बॉडी में कैसे बनता है, इसकी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होती है, और ये ब्लड कैरी क्या करता है। जैसे हम बोलते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड होता है। अब ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती हैं। और दूसरा इसकी सर्कुलेशन कैसे होती है, वो हमारे पास सबको पता है, हार्ट के थ्रू होती है। अब इसमें आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर भी है करने वाला।
हार्ट है, हार्ट में सबको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं। अब उन चैम्बर्स में से ब्लड फ्लो कैसे करता है, कौन से चैम्बर में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन से चैम्बर में से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, कौन सी आर्टरीज यूज़ होती हैं, वेन्स यूज़ होती हैं, वो सब आएगा आपका ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। नेक्स्ट चैप्टर हम जो देखते हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या है, हमारी बॉडी जो भी खाती है, हम जो भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वही होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, बॉडी वेस्ट। अब ये 2 फॉर्म्स में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक होता है हमारा यूरिन जो कि लिक्विड फॉर्म में निकलता है, एक हमारा होता है फीकल मैटर जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है। और ये वेस्ट रिमूवल ज़रूरी है। जैसे हम डेली, हमारा घर है, हम अपने घर में रहते हैं लेकिन डेली उसकी सफाई करते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह निकालने के लिए ये दोनों प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं। अब ये दोनों प्रोसेस होते क्या हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, मेन ऑर्गन कौन सा यूज़ होता है यूरिन फॉर्मेशन में, दैट इज़ किडनी। और किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, दैट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, मैकेनिज्म क्या है उसका, वो क्या एब्जॉर्ब करता है और क्या एलिमिनेट करता है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे है, हमें इसमें सिर्फ मैकेनिज्म है डिस्कस करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन क्या होती है, लोकोमोशन सिंपल, बॉडी मूव कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वो कैसे जा रहे हैं, क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है, मूवमेंट कैसे हो सकती है, अब हम जैसे यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, किस चीज़ की हेल्प से कर रहे हैं, वो सारा आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल क्या होता है, इसमें आपका जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज ब्रेन। सबको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बट कैसे करता है, ब्रेन ने अपने असिस्टेंट्स तो नहीं रखे होंगे कि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करे। ब्रेन के साथ जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स, और ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके थ्रू सिग्नल कैसे पहुंचता है हमारी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट कैसे करती है। अब लाइक मैंने हाथ यहाँ से यहाँ मूव करना है, अब वो कैसे होगा, मेरा ब्रेन जो है वो सिग्नल पहुंचाएगा मेरे हाथ तक कि उसकी मूवमेंट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होनी है, तो वो सब आ जाता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे पास है ब्रेन का स्ट्रक्चर, CNS पढ़ेंगे जिसमें कि है ब्रेन का स्ट्रक्चर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सब तीनों हम पढ़ेंगे। साथ में आ जाता है एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये तो आ गया ब्रेन का कि जो हमारा मेन पार्ट है जो कंट्रोल करता है। पेरिफेरल मीन्स आपके हैंड्स, हमारे लिम्स, हैंड्स, लेग्स, ये सब कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो आ जाता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें करने वाला है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और वो कैसे कंट्रोल करता है। देन हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है सिलेबस में, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको हम हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, किस किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं, वो कैसे रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन को तो हम बोल सकते हैं डक्ट वाले ग्लैंड्स। अब ये क्या होता है ये हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि डायरेक्ट हमारी बॉडी में रिलीज नहीं होते। और एक्सोक्राइन होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन्स को हमारे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। अब ये ग्लैंड्स हैं कौन कौन से,
इनका काम क्या है, ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वो हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन क्या है, वो सब आ जाता है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। वही हार्मोन्स, अगर मान लीजिए हमारा थायराइड ग्लैंड है ये रिलीज करेगा हार्मोन थायरोक्सिन। अब जैसे आपको पता है थायराइड ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होता है हमारे नेक में, तो ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है जिसको थायरोक्सिन ज़रूरी है। अगर थायरोक्सिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कम होगा तो जो टारगेट ऑर्गन है वो माल फंक्शन करेगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो आपने सुना होगा बहुत केसेस में कि हाँ थायराइड हो गया हमें, दैट मीन्स कि उसमें थायरोक्सिन प्रोडक्शन उनकी बॉडी में कम हो रहा है। वैसे ही और भी ग्लैंड्स हैं जिनका अपना अपना फंक्शन है, जैसे कि हम बोलते हैं पैनक्रियास है, ये कॉमन है। अब पैनक्रियास जो होता है इसकी लोकेशन होती है हमारे स्टमक के नीचे, ठीक है, ये आता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो अब पैनक्रियास जो है ये रिलीज करता है इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या है सब जानते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, शुगर। अगर हमारी बॉडी में पैनक्रियास में कोई इशू हो गया, इंसुलिन प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस पेशेंट को एक डिजीज़ कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। अब कोई भी बॉडी में माल फंक्शनिंग होगी तो उसका इफेक्ट कहीं दिखेगा, दैट इज़ डिसऑर्डर, जो कि है डायबिटीज़। वैसे ही आपके डिसऑर्डर्स भी आएंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आपके डिसऑर्डर्स हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी डिसऑर्डर्स हैं कि अगर ये आपका हार्मोन आपकी बॉडी में टाइम से नहीं पहुंचेगा या नहीं बनेगा या कम बनेगा तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस 11th क्लास बायो का, जो कि हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से डिटेल में। तो आई होप हम अच्छे से आगे और भी पढ़ेंगे, और ये डिटेल्ड सिलेबस आपके सामने था। थैंक यू।